हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें इंडियन इकोनॉमी का एक बेसिक परिचय लेंगे और सिलेबस का भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो मैं हूं नेहा और करते हैं अपने आज के लेक्चर की शुरुआत। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें बेसिक तौर पे एकदम मतलब सामान्य तौर पे जो आपके एग्जाम्स होते हैं, दिल्ली पुलिस, एसआई, मतलब जिसमें भी थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी आती है तो वो आती कहाँ से उठ के है, मतलब वो टॉपिक्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने मेजर टॉपिक्स हैं, जो मुख्य टॉपिक हैं वो यहाँ पे यूनिट के तौर पे आपके लिए लिखे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे सीडी बाय सीडी, मतलब कि एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा, किसी भी चीज के बारे में जानना है तो उस स्टेप में आता है उस चीज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उस चीज का आपको परिचय मिल जाए, किसी चीज के बारे में उसको आपको बहुत अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन मिल जाए तो वो आपका हो जाता है पहली स्टेप किसी भी चीज की। ठीक है, और उसके बाद में आपको दूसरी स्टेप पे चलने के लिए क्या है कि हमने इकोनॉमी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन ले लेंगे। उसमें ये जान लेंगे कि, और ये आज ही के लेक्चर में मैं आपको देने वाली हूँ ये वाला इंट्रोडक्शन, कि इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की है, उसे कैसे कैसे पढ़ा जाता है, और जो आपके बहुत सारे शब्द हैं जो प्रचलन में रहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, आर्थिक, ये सारी चीजें, जो इन शब्दों का अंतर आपको मैं इसी लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है कि इसमें क्या है, थोड़ा पैसे के बारे में जान लें। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आप पार्ट 2 ही इसको कह सकते हो, कि जो आपके पास में इस टाइम पे 100, 200, ठीक है, 2000 जो ये वाले नोट्स हैं ये आए कैसे, मतलब इतिहास में पुराने टाइम से थोड़ा जाके वहां पे कि पहले जो चलता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा चलता था बार्टर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब कि उसमें क्या होता था कि आपके पास में कुछ चीज है और इधर कुछ चीज है, तो दोनों एक दूसरे की वस्तुओं को बदल के वो सारी चीजें ले लेते थे, तो उसे कहा जाएगा बार्टर सिस्टम। ठीक है, अभी भी गांव वगैरह में आप देख सकते हो कि सब्जी वगैरह, किसी ने सब्जी खरीदी, ठीक है, तो सब्जी के बदले नाज दे दिया, गेहूं दे दिए, या कोई वो टब वगैरह बेचने वाले आ जाते हैं, उनसे टब वगैरह लिए तो वो गेहूं वगैरह के बदले ले लिए। तो अभी भी है ये प्रचलन में बार्टर सिस्टम। ठीक है, बट अब ये हम बार्टर सिस्टम से, और ये जो अब हमारे पास में इस टाइम पे पैसे हैं, ठीक है, और पैसे के बाद में भी हमारे यहाँ पे कार्ड मनी आ गया, जो आपके एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं ये भी एक तरह के पैसे ही हैं। फिर उसके बाद में आपके जो पेटीएम वगैरह ये सब हो गए, और जो अब सबसे लेटेस्ट है वो है वर्चुअल करेंसी। ठीक है, जो कि हमारी बिटकॉइन हो गई, जिसका एग्जांपल तो ये हम वस्तु विनिमय प्रणाली से बिटकॉइन पे कैसे आए, तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया देख लेंगे। और इसमें यहाँ पे आपको मैं, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का भी हल्का सा मैं बता दूंगी। जो हमारे यहाँ पे डिमांड और सप्लाई है, आपूर्ति और ये सब है कि हमें किस चीज की आपूर्ति कैसे होती है, कब क्या उगाना चाहिए। ठीक है, तो वो सब हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है वो हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। तो आ गया होगा। और अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क किस लिए है, यहाँ पे क्या हमारा छूटता है। तो आप ये पूरा सिलेबस का जो भी होके आप बता सकते हो, बाकी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो पहले पूरा सिलेबस समझ लेते हैं, फिर ये आप यहाँ पे ये जो सबसे मेन सीडी है, इस सीडी में क्या आने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। तो अब एक सिलेबस का एक हल्का सा आइडिया लेते हैं। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम है इसके अंदर से। इसके अंदर आप जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या है ये जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब इसी टॉपिक के अंदर ये आते हैं तो वहीं पे आपको डिटेल से पता चलेगा। बाकी तो बस यहाँ पे मैं अभी आपको एक बस सिलेबस का एक आइडिया दे रही हूँ सिर्फ। और नेक्स्ट है हमारा मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, ये क्या है, मनी एंड बैंकिंग, जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई आपने खूब सुना होगा, बैंक कि हमारे यहाँ पे बैंक राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, अब कितने बैंक है, ये सब क्या है। तो ये सब जो स्टडी होगी वो इस वाले जो स्तंभ कह सकते हो, इस वाली यूनिट के अंदर में होगी। और कैसे आरबीआई हमारे यहाँ पे जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसे कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वो क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जिसे कहा जाता है हमारा मौद्रिक नीति। ठीक है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारी इसी के अंदर आती है। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सरकारी बजट। ठीक है, इसमें क्या है, सरकारी बजट में कि गवर्नमेंट जो हमारा बजट लाती है। ठीक है, बजट में क्या होता है कि सरकार पैसे देती है कि मनरेगा को इतने पैसे दे दिए हमने 2020 से 21 के लिए, और इस वाली स्कीम को इतने पैसे दे दिए, डिफेंस को इतने पैसे दे दिए, जीडीपी का हिस्सा, इकोनॉमी को
एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इतना दे दिया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा बजट में बताया जाता है, ठीक है। तो इस बजट का भी आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया होना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस इसी से आते हैं आपके, कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका टैक्स, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, कुछ सीधे लगते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्स हो गया कि जो इंसान पे सीधे पड़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया कि जो घूम के पड़ते हैं, मतलब किसी पे भी वो टैक्स पड़ सकता है। बिस्किट का पैकेट है, आपने खरीदा तो आप पे उसको टैक्स लग जाएगा, मैंने खरीदा तो उसका टैक्स मैं दे दूंगी। तो ये हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का। और जो प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो आप इनकम टैक्स भरोगे, ठीक है, नौकरी लगने के बाद में, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर आपके बहुत सारे टैक्सेस है, सेस वगैरह, ठीक है, ये सब सरचार्ज, ये सब आपके इसी के अंदर आते हैं। और आपका नेक्स्ट है फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, ये कैसे है, और इसमें आपके WHO, ठीक है, IMF, ये सब क्या है, ये आपको डिटेल में इसी के अंदर पता चलेगा। और ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन ही, और हमारे देश में भी कुछ नीति आयोग वगैरह, ठीक है, ये सब सूचकांक जो इंडेक्स लाते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स आपका गरीबी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो ये लेटेस्ट इंडेक्स कौन से आए हैं और इनमें भारत की रैंक क्या रही है, और आप ये देख सकते हो कि इसमें पहले कंट्री टॉप किसने किया है। तो इस वाले एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वाले इंडेक्स से, ठीक है। फिर क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो जो कैसे जो हमारे यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो कैसे हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, वो सब भी हमारा इसी के अंदर पढ़ा जाता है। और कृषि, एग्रीकल्चर, कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, कि एग्रीकल्चर का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सा है, कितने परसेंटेज लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो ये सब आप इस वाले हेडिंग के अंदर पढ़ोगे। और फिर ये है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, बेरोजगारी तथा गरीबी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो इसमें कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, गरीबी क्या है, गरीबी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गरीबी रेखा कैसे बनती है, ठीक है, BPL फैमिली, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, APL फैमिली। तो ये सब का जो एक जानकारी होती है वो हमारी इसके अंदर पढ़ी जाती है। फिर है आपका 3 क्षेत्र, ठीक है, ये 3 क्षेत्र क्या है, अभी इसी वीडियो में मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी, और बाकी जब ये मेन टॉपिक होगा तो उसके अंदर आप ये पढ़ सकते हो। तो इस 3 क्षेत्र में क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र जिसे कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्शरी, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। तो अभी मैं इसी के वीडियो में वहीं पे आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगी, यहाँ पे ये इतना अभी आपको नहीं बताऊंगी, इसी वीडियो में आपको मिलेगा वो, ठीक है। और फिर एक बचता है विविध, मतलब कि मिसलिनियस टॉपिक्स हो गए जो इधर उधर कवर नहीं होते हैं, कि थोड़ा कोई किसी चीज की डेफिनेशन देख ली या कुछ भी, तो वो आप कह सकते हो कि मतलब इकोनॉमी मोटे मोटे तौर से इन वाले हिस्सों में तोड़ के आपके एग्जाम्स में आती है। बाकी इनके कई सब टॉपिक्स होने वाले हैं, मतलब कि इनके अंदर भी कई टॉपिक्स होने वाले हैं। जैसे कि आप ये पढ़ोगे तो यहाँ पे नेशनल इनकम हो गया, यहाँ पे GDP हो गया, GDP कैसे होती है, ठीक है, वो सब आप इसके अंदर पढ़ लोगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, और अब आपको यहाँ पे बता दो, अगर किसी को कुछ आइडिया हो कि हमने सिलेबस में क्या छोड़ा है, और वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो शब्द मैंने अभी यूज भी नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, कि अब आप जो 2020 में हो, ठीक है, तो 2020 में आपके साथ में जो घटनाएं हो रही हैं कि हमारा इकोनॉमी में जो हमारी अर्थव्यवस्था है हमारी, उसमें हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कृषि है उसका कितना परसेंटेज है GDP में, और बाकी आपका विनिर्माण क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कितना परसेंटेज है आपकी GDP में, और आपका सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है, इसका कितना परसेंटेज GDP में। तो ये आपको कैसे पता चले, और मतलब कैसे ये क्यों है, मतलब इस टाइम पे ये क्यों है, एग्रीकल्चर का कम क्यों है, सर्विस सेक्टर का ज्यादा क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग का कम क्यों है, ये वाला शेयर, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इस पे किन चीजों का प्रभाव रहा है, तो वो हमारे जो अभी इतिहास में जो फैक्टर्स रह चुके हैं 1947 से आप कह सकते हो, और जो अब तक, ठीक है, तो ये आप इसी के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले किससे पता चल जाएगा आपको, 5 ईयर प्लान, जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग कमीशन, ठीक है, तो यहीं पे हम योजना आयोग भी पढ़ लेंगे, नीति आयोग भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो योजना आयोग में आपका क्या है
कि जो हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय 5 सालों के लिए योजना बनती थी, तो उसमें कुछ लक्ष्य रखे जाते थे कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, और एक योजना आयोग की थीम होती थी कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको कृषि पे ध्यान देना है, ठीक है। तो वो 5 साल के लिए लक्ष्य रखे जाते थे कि जीडीपी ग्रोथ हम अपनी इतनी रखेंगे। तो आपको जो कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे खाली सिलेबस डिस्कशन है, जब टॉपिक आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वो शब्द वहां पे पता चल जाएंगे, ठीक है। और देखिए, तभी तो आप, अगर आप इस वाली चीज को नहीं जानोगे तो जो वर्तमान में क्या है, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि कितना परसेंटेज किस वाले सेक्टर का, किस वाले क्षेत्र का है, वो तभी तो आप एप्रिशिएट कर पाओगे उसको, तभी तो आप उसका मूल्यांकन कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसीलिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है 5 ईयर प्लान से। और यहीं पे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये जो ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये सब कई सारे टर्म्स हैं, वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब अपना नेक्स्ट, और आज का लेक्चर का ये वाला पार्ट अपना शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन, और देखते हैं कि हम कितने टॉपिक अपने इकोनॉमी के कंप्लीट कर पाते हैं। और बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ और देखते हैं अर्थशास्त्र। अब आपने मेरे को लेक्चर पढ़ाते हुए ही सुना होगा, कभी तो मैं अर्थशास्त्र बोल देती हूँ, मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो कभी इकोनॉमिक्स बोल देती हूँ, कभी मैं इकोनॉमी बोल देती हूँ, ठीक है, और कभी मैं इकोनॉमिक भी बोलूंगी अभी लेक्चर में, अभी तक शायद से नहीं बोला। तो इन शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है, एक जैसे मिलते जुलते शब्द है, बट इनके मतलब में अंतर है काफी बड़ा, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी भी हुई हैं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स ही देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हमारा अर्थशास्त्र है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? एक सामाजिक, ये हमारा विज्ञान है जो कि हमारा बात करता है वस्तु और जो सेवाएं होती हैं हमारे यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, तो उनका उत्पादन, ठीक है, उनका उत्पादन, उनका प्रोडक्शन जो होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो वितरण होगा लोगों में, और उनका कंजम्पशन, जो उनकी खपत होगी लोगों में, इन सब के बारे में जो अध्ययन करता है, ठीक है, इन सब के बारे में जो अध्ययन करा जाएगा वो आपका करा जाएगा इसी के अंदर। ये हमारे किसके अंदर करा जाएगा? ये हमारा इकोनॉमी के अंदर ही करा जाएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या है कि अर्थशास्त्र हमारे यहाँ पे अध्ययन करता है प्रोडक्शन का, वितरण का, और हमारा खपत का। तो इन सब के बारे में अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। और अभी आप इकोनॉमी शब्द जो पढ़ोगे, अर्थव्यवस्था शब्द जो पढ़ोगे, तो उससे आपको अर्थशास्त्र का मतलब और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। और देखिए एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ कौन है? हमारे एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के पिता, मतलब अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ द इकोनॉमी एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक धन का विज्ञान है, मतलब कि एक पैसे के बारे में ये जो पढ़ाई करता है ये हमारा अर्थशास्त्र करता है। अब आप ये जो शब्द है इकोनॉमी, ठीक है, इससे नेक्स्ट शब्द है हमारा इकोनॉमी, जिसे अर्थव्यवस्था भी कहेंगे। तो आप जब ये शब्द पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको ऊपर वाले शब्द का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे हमने कोई चीज का उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब प्रोडक्शन करके क्या उसका घर में तो रखना नहीं है, जब फालतू की चीज का उत्पादन होगा, मतलब जितना हम खाएंगे, मानो कि आपने गेहूं, आपके खेत में गेहूं हुए, ठीक है, अब गेहूं आप कितने हो गए, आप जितना आप अपने आपके घर वालों की कैपेसिटी है खाने की, उससे थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा रख लोगे, उतने आप घर में रखोगे, बाकी को क्या करोगे? आप बेचोगे, बेचोगे तो होगा आपका व्यापार, ठीक है। अब व्यापार हुआ, अब इन सब के बीच में हमारा आ जाता है पैसा, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। मनी सप्लाई, जो पैसे की आपूर्ति है, तो जो उसके बारे में ये बात करता है हमारा इकोनॉमी, ठीक है। और ये जो पूरी इकोनॉमी की जो अध्ययन होगा हमारा, पूरी जो अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन होगा, पढ़ाई जो होगी, वो होगी हमारी किसके अंदर? वो हमारी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। वो किसके अंदर होगी? इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। तो आ गया होगा आपको ये समझ? अभी भी कोई डाउट है तो फिर भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, अर्थव्यवस्था मंदी में है, मंदी में है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि अर्थशास्त्र मंदी में है, ठीक है। इकोनॉमी इज इन रिसेशन, ये शब्द नहीं सुनोगे आप। इकोनॉमिक्स इज इन रिसेशन, ठीक है, सॉरी। तो आपको अब यही शब्द, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए अब रिसेशन, मंदी का हल्का सा मतलब मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ पे जो जीडीपी जो होती है उसका जो डेटा आता है वो आता है हमारा क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली का मतलब है कि साल को, हमारे यहाँ पे जो 12 महीने की एक साल होती है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो हर 3 महीने पे जीडीपी का एक डेटा आता है, ठीक है। तो उसे बोल, अगर वो डेटा, ठीक है, हर 3 महीने के लिए आता है, हर 3 महीने पे, तो साल में 4 बार आएगा, तो क्वार्टरली हो गया। तो उस वाले डेटा का, ठीक है, तुलना करी जाती है
तो वो कैसे पता चलता है हमें नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, वो मैं आपको जब भी आप जीडीपी पढ़ोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा। तो अगर उसकी वो तुलना में, ठीक है, वो लगातार 2 वाले हमारे क्वार्टर में, ठीक है, जैसे 4 क्वार्टर हैं तो उनमें से किसी भी 2 क्वार्टर में लगातार वो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आ जाती है हमारी, तो वो हमारा कहलाता है अर्थव्यवस्था की मंदी, ठीक है, इकोनॉमी इज इन रिसेशन। आ गया होगा आपको समझ। और बाकी तो अभी ये यहाँ पे इतना ही समझने वाला है, जब आपका टॉपिक आएगा तो आप वहां पे डिटेल में पढ़ लोगे। अब एक नेक्स्ट शब्द है इकोनॉमिक, ठीक है, आर्थिक। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज, ठीक है, वो हमारी लाभप्रद है कि नहीं, ठीक है, तो वो हमारी कोई भी चीज आप करोगे तो मतलब कुछ भी चीज आप उगाओगे तो वो हमारी लाभप्रद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ये देखोगे कि आपने ये पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि आर्थिक वृद्धि बहुत ही धीमी चल रही है हमारे देश में। और अब तो ये देश में क्या पूरी दुनिया में धीमी चल रही है, किस वजह से चल रही है? कोविड की वजह से, ये तो हर किसी को पता है। तो द इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो, ठीक है। अब आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज वेरी स्लो, ठीक है, तो मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पे जो हमारी आर्थिक वृद्धि होती है वो धीमी चल रही होती है। तो देखिए ये भी हम कैसे बताएंगे कि धीमी चल रही है कि कैसे, तो ये वाले जो शब्द होते हैं ये होते हैं रिलेटिव टर्म, ठीक है, कि मतलब आपने फिजिक्स में मैथ्स में पढ़े होंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, मतलब कि ये किसी के संदर्भ में, कोई रेफरेंस लेके किसी पॉइंट के संदर्भ में इनको गिना जाएगा, ठीक है। तो आ गया होगा आपको हल्का सा आइडिया यहाँ पे भी समझ। और नेक्स्ट है हमारा किफायती, इकोनॉमिकल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास में संसाधन है, जो आपके पास में संसाधन है, उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करना, ठीक है, प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुई कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो। इस टाइम पे मेरे पास में 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं। पहला तो एग्जाम्पल आ रहा है कि आपके पास में अगर फोन है, ठीक है, आपके पास में मोबाइल है इस टाइम पे, तो मोबाइल में आपके पास में क्या है कि आप मोबाइल में क्या कर सकते हो कि या तो गेम खेलो, ठीक है, या आप चला लो यूट्यूब, और यूट्यूब में भी आप गाने वाने सुन के, मूवीज वगैरह देख के इधर उधर का आप अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है कि आप इसमें यूट्यूब में रोजगार विद अंकित से, या रोजगार विद अंकित की आप ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, तो उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि आप जो आपके पास में रिसोर्स है मोबाइल फोन इस टाइम पे, उसका आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हो और आपको फ्यूचर में वो रिटर्न देगा, ठीक है, अच्छा आपको रिटर्न देगा कि आपकी नौकरी भी लगेगी आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे। और देखिए एग्जाम्पल और क्या है कि जो रोजगार विद अंकित ऐप है उस पर आपको 499 में 6 कोर्स मिल रहे हैं, ठीक है, 6 एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, वो भी इतने बेस्ट, इतने अच्छे टीचर्स से हो रही है। तो ये क्या है कि आपने मतलब इनपुट तो यहाँ पे बहुत कम दिया, ठीक है, बट आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये भी आपका एक इकोनॉमिकल, एक किफायती का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक और मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल दूं तो जैसे अभी आप ये स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हो ना इस टाइम पे मोबाइल वगैरह, तो ये देखिए स्क्रीन पे हाथ से तो ऐसे बस मैं दिखाऊंगा, हाथ से आपको नहीं लिख सकती हूँ मैं, हाथ से मतलब मेरे को इतना बड़ा लिखना पड़ेगा स्क्रीन पे, मोबाइल में लिखूंगी तो, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा स्क्रीन पे बहुत सारा लिख लिया है, तो इसके लिए जरूरत होती है स्क्रीन राइटर की, ठीक है, जो स्क्रीन पे पेन लिखने के लिए आते हैं। तो मेरे को आज इकोनॉमी की वीडियो बनाने के लिए स्क्रीन राइटर की जरूरत थी, ठीक है, और वो मेरे पास में था नहीं, और मेरे को ये है कि मेरे को वीडियो आज ही बनानी है और मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती, तो ठीक है, मेरे को लग जाता कम से कम 2-3 दिन, तो आने में लगता 3-4 दिन, फिर उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती रिटर्न वगैरह में, तो ये वीडियो कब आ पाती कुछ नहीं पता। बट अगर किसी ने ठान ली कि भाई काम तो आज ही करना है, तो मेरे पास में जो भी रिसोर्स था मैंने उसका कैसे विवेकपूर्ण उपयोग किया कि मेरे पास में किसी ने मेरे को 4-5 महीने पहले 2 पेन गिफ्ट किए थे, ठीक है, मेटल के 2 पेन गिफ्ट किए थे। वो मैं पेन जिंदगी में कभी यूज नहीं करती, वो ऐसे ही पेन मेरे पास में पड़े थे, रखे थे। तो मैंने, पता है, अब ये जैसे मैं हाथ से स्क्रीन पे लिख पा रही थी तो मेरे साइड में एक पेंसिल पड़ी थी, मैंने उससे स्क्रीन पे लिख के देखा, मैं उससे नहीं लिख पा रही थी स्क्रीन पे, तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक कर गया कि जो मेरी बॉडी में जो चार्ज है इस टाइम पे, ठीक है, जो बॉडी का कैपेसिटेंस होता है, आपको आपका क्वेश्चन बता दूं एक यहाँ पे, जो हमारी साइंस का क्वेश्चन हो गया, बॉडी में जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 100 से 200 पिको फेरेड होती है, ठीक है। फेरेड क्या है? कैपेसिटेंस की यूनिट है, ठीक है। तो मेरे को तुरंत पता चल गया कि ये बॉडी के जो चार्ज है वो मेरी स्क्रीन पर जब मैं ऐसे टच कर रही हूँ तो मैं उस चार्ज की वजह से लिख पा रही हूँ। तो जब मैं पेंसिल से लिख के देख रही थी या जो नॉर्मल डॉट पेन होते हैं उनसे मैं वो चार्ज अपनी स्क्रीन पर ट्रांसफर अपनी बॉडी का नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी का और जो स्क्रीन है इसका कनेक्शन टूट जाता है उससे, ठीक है, तो वो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और लकीली मेरे साइड में कॉटन पड़ी थी, पता नहीं कैसे वो कॉटन मैंने स्क्रीन पे लगा के ऐसे ही लिखने लगी, तो वो क्या हुआ कि मैंने एकदम कॉटन को पास से पकड़ के स्क्रीन पे लिखा, तो उस कॉटन से स्क्रीन पे अच्छे से लिख गया, ठीक है।
अब मतलब कुछ को बोरिंग लग रही होगी तो बता दूं। फिर मैंने क्या किया, देखिए ये आपको 2 पेन की आपको फोटो दिखाऊं, ये रहे 2 पेन, मेरा आविष्कार आज का। इनके मैंने क्या किया, पेन के आगे कॉटन लगाई और इसमें ऐसा कुछ व्यवस्था कर दी कि ये मेटल का पेन है, तो जो मेरी बॉडी का चार्ज है वो इधर डायरेक्ट जाके आपकी आ जाए, ठीक है। जो ये चार्ज है, देखिए इतना छोटे छोटे जो शब्द मैं लिख पा रही हूँ, यहाँ पे आ रहेगा, इतने छोटे छोटे शब्द मैं लिख पा रही हूँ फ्री में, बिना किसी चीज के इंतजार किए, तुरंत की तुरंत मैंने ये बना लिया। तो ये भी एक आप एग्जाम्पल कह सकते हो कि किफायती एग्जाम्पल है, और जो मेरे पास में रिसोर्स थे, ठीक है, मतलब कि वो तो वेस्ट चीज पड़ी हुई थी, वो छोटा सा कॉटन और ये पेन, तो मैंने इनका कैसे उपयोग करके इसको एक किफायती, इस चीज को एक इंपॉर्टेंट चीज बना दिया, और इस चीज को मैं आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए भी यूज कर रही हूँ और लेक्चर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो आगे होगा आपको कुछ समझ। अब चलिए, बहुत हुआ ये, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो अभी तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ अर्थशास्त्र क्या है, फिर भी आपको एक डेफिनेशन देखनी है। तो किसी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होती है, जो उसका जब अध्ययन किया जाएगा और उसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो पढ़ा जाएगा, तो उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आगे होगा आपको ये समझ। और देखिए मैं बताऊं आपको, जो ये पेन से लिख रही हूँ, मैंने एक भी बार अभी तक अपने फोन की स्क्रीन को हाथ से टच नहीं, इसलिए मैंने 2 पेन बना लिए थे कि क्या पता चले बीच में एक पेन मेरे को धोखा दे जाए, तो इसलिए 2 पेन है, एक अभी तो धोखा नहीं दिया है, जब धोखा देगा तो दूसरा यूज कर लूंगी। तो अब इसमें देखिए इकोनॉमी को, अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, किस लेवल पे पढ़ा जाए, तो उसके जो अध्ययन के आधार पर अर्थशास्त्र के टाइप हो जाएंगे, प्रकार हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, एक तो हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल मैक्रो इकोनॉमी, और दूसरा हो जाएगा, सॉरी ये पहला माइक्रो हो गया और दूसरा हो गया हमारा मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो का मतलब है सूक्ष्म, ठीक है, जो छोटा है। तो आपको इसमें अगर किसी घर के बारे में पढ़ना हो या किसी परिवार के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, तो या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पढ़ना हो, किसी घर परिवार की, आपका घर का पैसा कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आप सूक्ष्म छोटे लेवल पे जो पढ़ाई करोगे पैसे आने जाने की, तो इकोनॉमिक जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं, तो वो करते हैं हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप ये देखते हो, आपने लैब वगैरह पढ़े होंगे, तो वहां पे माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, सूक्ष्मदर्शी, जिसे सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, तो वो छोटी चीजों को, ठीक है, छोटी चीजों को देखने में आपकी मदद करता है। तो छोटी चीजों को आपके देखने में मदद करता है, तो उसी प्रकार से आप ये चीजें वहां पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपके ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो इस वाले पोर्शन से ज्यादा आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या है कि पूरी अर्थव्यवस्था का एग्रीगेट मतलब है कुल, पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ में अध्ययन करता है। इसमें कि ये किसी देश की अर्थव्यवस्था देखनी हो, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था देखनी हो, या विश्व की अर्थव्यवस्था देखनी हो, तो ये जीडीपी हो गया, जैसे जीडीपी, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब का जो अध्ययन होता है वो हमारा अध्ययन होता है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होगा ये सारा अध्ययन, ये हम अध्ययन करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। तो आगे होगा आपको ये समझ। अब चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और हम ये एक और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अगर किसी को भी स्पीड थोड़ी सी भी फास्ट लग रही है, तो वो क्या करेंगे कि सॉरी, वीडियो को या तो आप देखिएगा 0.75 पे, ठीक है, 0.75 पे देखिएगा, या आप क्या करिएगा कि जैसे मैं पढ़ा रही हूं, अब आप यहाँ पे ब्रेक भी ले सकते हो। वैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा और ये वाला टॉपिक करा के लेक्चर के बीच में ही ब्रेक दूंगी, 2-3 मिनट का, आप ब्रेक लीजिएगा, फिर लेक्चर को यहीं से एकदम से स्टार्ट कर देंगे, और उस ब्रेक में वीडियो ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है, ये है कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इसको नियंत्रण कर रहा है। तो इस आधार पे जो हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे, तो सामान्यतः तौर पे इसे 3 में बोला जाता है। एक तो बोला जाएगा समाजवादी, ठीक है, सोशलिज्म जिसे कहा जाएगा, नेक्स्ट है हमारी पूंजीवादी, कैपिटलिज्म जिसे, और नेक्स्ट है फिर मिक्स्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है समझने में, तो इनको तीनों को समझने से पहले ये बीच वाला समझ लेते हैं, फिर इससे ही ये दोनों चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि मेरे को या आपको, किसी को भी, सपोज मेरे को प्याज उगानी है, ठीक है, या ये तो मैं पहले ये कैसे डिसाइड करूंगी कि मेरे को प्याज उगानी है, कि मार्केट में मैं जो बाजार है उसमें डिमांड देखूंगी कि किस चीज की मांग है। तो मैं देख रही हूँ कि प्याज की मांग है या गेहूं की मांग है, उस हिसाब से मैं वो चीज उगा रही हूँ, ठीक है। तो क्या उगाया मैंने, ये डिसाइड किया मार्केट के हिसाब से, कितना मेरे को उगाना है, मतलब मेरे को कितना बेचना है, कितना मेरा मार्केट में बिक जाएगा बाजार में, तो वो भी मैंने किस हिसाब से डिसाइड किया, मार्केट की मांग के हिसाब से।
और उसकी कीमत क्या होगी वो भी हमारी डिसाइड करेगी मार्केट। तो ये सब सारी चीजें, क्या, कितना और कीमत, किसी चीज का उत्पादन क्या करना है, उसकी कीमत क्या रहेगी और कितना, ये सब जो हमारे यहाँ पे जब तय करता है बाजार, ठीक है, तो उसे ही कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमीज। तो आ गया होगा आपको ये समझ। और देखिए इसे उदारवादी भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो होती है हमारी निजी क्षेत्र, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो अमेरिका का, और नेक्स्ट एग्जांपल आप ब्रिटेन का भी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप ब्रिटेन का भी ले सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इस वाले में, ठीक है, कैपिटलिज्म में, इस कैपिटलिज्म के अंदर, पूंजीवाद के अंदर क्या होगा कि सरकार है, ठीक है, सरकार है, जो हमारी राज्य है सरकार, उसका बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार होता है, मतलब कि ना के बराबर, बहुत ही सीमित आप बोल सकते हो। तो वो जो लोग हैं उनको क्या करना है, कैसे क्या उगाना है, इसमें यह हस्तक्षेप नहीं करती है। कीमत किसी भी चीज की वो मार्केट के हिसाब से तय करी जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप, अभी मैंने आपको अमेरिका बता दिया और ब्रिटेन भी बता दिया। और देखिए जहां पे भी प्राइवेट चीजें ज्यादा आ जाती हैं तो एक तो वहां पे क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है, और एक दूसरा क्या है कि वहां पे वो प्रॉफिट के पीछे भी ज्यादा भागते हैं, तो मतलब की चीजें आपको वहां पे महंगी मिलेंगी। अब इसके बाद में आपको फिर समझना है हमको समाजवादी, क्योंकि फिर ये दोनों चीजें जब अच्छे से समझ लेंगे तभी हमको ये मिक्स्ड जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये समझ आएगी। तो देखिए समाजवादी क्या बात करता है कि जो उत्पादन के साधन है हमारे यहाँ पे, और उन पे किसका नियंत्रण होता है, उन पे हमारी सरकार का नियंत्रण होता है। अब यहाँ पे देख ले उत्पादन के साधन क्या है, जिन्हें भी बोला जाएगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्या बोला जाएगा इनको, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये उत्पादन के साधन है हमारे यहाँ पे। देखिए आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये ही यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से आपके उत्पादन के साधन है। तो अगर मेरे को कोई फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, या आपको किसी को भी कोई फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री हवा में तो लगेगी नहीं, उसके लिए आपको भूमि चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री के लिए भूमि। अब भूमि का इंतजाम हो गया, अब उस भूमि में फैक्ट्री कौन लगाएगा आने के लिए, भूत थोड़ी जाएंगे लगाने के लिए, उसके लिए आपको चाहिए श्रम की जरूरत, लेबर की जरूरत, ठीक है, ताकि कोई मजदूर वगैरह लोग आके उस पर फैक्ट्री है वो लगा सके। अब आपको फैक्ट्री, जमीन मिल गई, मजदूर मिल गए, तो बिना पैसे का क्या होगा, बिना पूंजी, बिना कैपिटल, ठीक है, इसके क्या होगा, इसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब जो है आपका ये इसी के अंदर आ जाएगा, और आपकी मशीनरी वगैरह इसी के अंदर आ जाती हैं, और इंसान का दिमाग, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जो मानव का दिमाग है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। और उसके बाद में ये सब हो गया, अब इनको लगाएगा कौन, मतलब ऐसी जो इन सबको लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है, उद्यमता, जैसे हिंदी में उद्यमता बोला जाएगा और इंग्लिश में बोला जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि उद्यमता, ठीक है, लगाने की जो इन सब की प्रक्रिया है उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाएगा। और जो व्यक्ति, ठीक है, ये लगाने का रिस्क लेगा उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा, और जिसे हिंदी में उद्यम बोला जाएगा, ठीक है, उद्यमी या उद्यम, ठीक है, ये शब्द ऐसे समझ लेना आप, तो उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा, और इसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा सा इनके इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में ऐसे ही अंतर है, थोड़ी सी स्पेलिंग में भी अंतर है। तो अब चलिएगा, हाँ, हम थे समाजवादी अर्थव्यवस्था पे, तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे यूएसएसआर। तो यहाँ पे क्या है कि जो अभी आपने उत्पादन के 4 साधन देखे, संसाधन देखे, ठीक है, उन पे हमारी जो सरकार है उसका नियंत्रण होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में सोशलिज्म भी बोलते हैं। और आपको जो इसके सोशलिज्म के बारे में बात करी थी वो बात करी थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और कार्ल मार्क्स की बुक है दास कैपिटल, इसके अंदर इन्होंने सोशलिज्म के बारे में बात करी थी कि ये इसमें बात करते हैं कि कैसे मजदूरों को, लोगों को, जो मतलब यहाँ पे जो भी है हमारे पास में वो कैसे सभी लोगों का है। तो इस सब के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात करी थी। तो भाई आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आपने भी देखेंगे, अगर आपने इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखे होंगे तो सीधा क्वेश्चन तो ये भी कि दास कैपिटल किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन बनता है। और बाकी कि आपको सोशलिज्म, ठीक है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उस पे किसका नियंत्रण रहता है सॉरी, तो उस पे किसका नियंत्रण रहता है, उस पे रहता है नियंत्रण सरकार का। नेक्स्ट है आपकी पूंजीवादी। पूंजीवादी में किसका नियंत्रण ज्यादा रहता है, बाजार तय करता है कीमतें और नियंत्रण रहता है हमारा निजी क्षेत्र का। अब नेक्स्ट है हमारा
मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको इन दोनों को कुछ मिश्रित कर लो आप, तो इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाता है, इन दोनों का जो मिले मिले मतलब इससे जो हमको अच्छा लगा हमने इससे ले लिया, इससे जो हमने अच्छा लिया हमने इससे ले लिया, तो वो हो जाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। और उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा बेस्ट है हमारे यहाँ पे भारत, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सरकार और जो हमारी राज्य मतलब सरकार राज्य, और यहाँ पे प्लस में आपको क्या करना है निजी क्षेत्र, ठीक है। निजी क्षेत्र भी हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है। निजी क्षेत्र आपका, सरकार और निजी क्षेत्र आपका यहीं पे आएगा। तो ये क्या है आपका सरकार और निजी क्षेत्र में कि यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है, जो चिकित्सा का क्षेत्र है, उस हेल्थ केयर सिस्टम में सरकार भी हाथ अपना दे रही है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन मिल रही है, तो ये दोनों का मिक्स्ड हो गया। सिमिलरली आप बिल्कुल इसी तौर पे आप गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अभी गवर्नमेंट के ही नियंत्रण में, एक परमाणु, ठीक है, जो आपकी परमाणु नीति वगैरह है वो बिल्कुल सरकार में ही है, अभी उसमें कोई प्राइवेट नहीं। दूसरा हमारा, अब मैंने रेलवे को जैसे ही प्राइवेट सरकारी बोला तो कुछ लोगों को मन में सीधा क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये तेजस ट्रेन भी तो हमने देखी है, ये तेजस ट्रेन चली है, ये तो प्राइवेट है, मतलब यहाँ पे रेलवे में क्या प्राइवेट आ गई। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊं, ये तेजस ट्रेन रेलवे के रूट पे चल रही है। ये जो ट्रेन है तेजस ट्रेन, ये आप कह सकते हो एक डिब्बा ट्रेन का, ये प्राइवेट का है, ठीक है। बाकी तो जो पूरी रेलवे है हमारे यहाँ पे, जितनी भी रेलवे है वो तो हमारी यहाँ पे अभी सरकार के अंडर में ही है। अभी बात भी चलती है बहुत सारी, एक समिति भी बनी है। चलिए आप बताइएगा, मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा चुकी हूँ कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, रेलवे के निजीकरण से संबंधित कौन सी समिति बनी है, आपको ये कॉमेंट सेक्शन में बताना है, और वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगी ये। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा, और अभी बात चल रही है, जैसे ही कुछ होगा तो आप करंट अफेयर में ये अपडेट कर दोगे। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए अब इसके साथ में जैसे ही मैंने आपको ये समाजवाद पढ़ाया, फिर आपके दिमाग में एक और जो इसके जैसी मिलती जुलती विचारधारा है, साम्यवाद, कम्युनिज्म, ठीक है। लोग इन दोनों को आपस में काफी कंफ्यूजन कर लेते हैं। तो इनको देखिए क्या है, यहाँ पे इनका एक हल्का सा अंतर देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, अभी हमने देखा कि वो पब्लिक समाज, मतलब कि वो है तो सरकार के नियंत्रण में, बट वो है वो पब्लिक समाज के नाम पे, मतलब कि सरकार उनको पब्लिक और समाज में बांटेगी, ठीक है। तो जो इनकी स्वामित्व, ठीक है, यहाँ पे जो स्वामित्व है वो कह सकते हो आपकी वो लोगों का है, समाज का है, बट नियंत्रण की वो कैसे लोगों में बांटा जाए, किस हिसाब से बांटा जाए, वो सरकार का है। तो आप इसमें एग्जाम्पल याद करोगे, आप जैसे ही ऐसी चीजें आपको याद करने के लिए आए तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा यूएसएसआर। इधर आपको सीधा आपका आना चाहिए चाइना, ठीक है। क्या आना चाहिए आपको सीधा, आपका नाम याद है यहाँ पे कम्युनिज्म के नाम पे चाइना। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, ये कोशिश करता है कि आर्थिक समानता, ठीक है, आनी चाहिए, जिससे कि जो रिच और पुअर हैं, जो गरीब और अमीर हैं, उसके बीच का जो गैप है, जो उसके बीच का अंतर है, वो ये कम करने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट है आपका कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म में क्या है कि यहाँ पे जो संपत्ति और साधन, ठीक है, पैसा भी और साधन भी, अभी साधन हम अभी पढ़ चुके हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो 4 है, उन पे स्वामित्व भी, मतलब कि उनके मालिक भी और उन पे नियंत्रण भी, ये सब सरकार का ही होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे चाइना सब। और चाइना में क्या है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है, ठीक है, अखबार में क्या खबर छपेगी ये सरकार ही तय करेगी, मतलब बिल्कुल बिना सरकार के मर्जी के अखबार में कोई खबर नहीं छप सकती है। वहां पे स्टेट मीडिया हर चीज को कंट्रोल करते हैं। और अभी तो आपने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अभी तो सरकार ने वहां पे एक N-1 सिस्टम लाया है, ठीक है। N-1 सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा, ठीक है, रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने गए, मतलब 5 लोग खाना खाने गए हैं, तो आपको वहां पे
4 डिशेज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब आप 4 लोगों के बराबर ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि खाना वेस्ट ना हो। लोग बहुत खाना वेस्ट कर रहे हैं और वो खाना बचा के वो किसी और दूसरे लोगों में यूज कर सकें। वैसे तो अच्छी भी चीज है कि खाना वेस्ट ना हो, खाना बचना चाहिए, बट कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये तो लोगों के मतलब लोग तो अपनी मर्जी से कुछ खा ही नहीं सकते हैं, फिर क्या इसमें बढ़िया हुआ कि लोग कुछ का मतलब मन है कि वो 7 थाली ऑर्डर करें, बट वहां पे 6 थाली ऑर्डर करने की परमिशन है। अब देखते हैं जो भी है, बट ये आपको एक हल्का सा मैंने आपको बता दिया कि N-1 सिस्टम भी किससे रिलेटेड है, ये चाइना से रिलेटेड है, कि जिसमें क्या है कि हमारे खाने की बर्बादी ना हो। तो आ गया होगा आपको ये समझ। अब नेक्स्ट अपना आगे बढ़ते हैं। और हाँ, और एक और मैंने यहाँ पे बुक लिखी है, कार्ल मार्क्स की बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की बुक क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ऐसे ही मैं बीच बीच में आपको 1-2 पॉइंट भी बताती रहूंगी, वो मतलब रटने टाइप के हैं, आप रट लोगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के भी चांस है। बाकी इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, और नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा आइडिया दूं, ठीक है, ये कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक सेकंड, इनका मैं आपको आइडिया दूं तो इनका यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, आपको इनको नाम बताना है। अब इसको मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक्स देती हूँ। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1991 से 1996 तक, ठीक है, 91 से 96 तक। और इनका क्या है कि 91 से 96 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। और ये देखिए, ये पहले ऐसे लीडर हैं जो कि पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू परिवार के अलावा। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, कोई नेहरू परिवार के अलावा अगर कोई 5 साल के लिए, पूरे 5 फुल टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो वो ये ही रहे हैं। और इनको भारतीय इकोनॉमी के पिता भी कहा गया है। तो अब आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना, इतनी हिंट दे दी। लो और बता दूं, एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ोगे, वो भी इन्हीं के टाइम पे आए हैं। अब तो आपको ये आंसर बताना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अगर ये किसी को पता है तो कोई बताएगा, बाकी नहीं पता तो मैं इसका आंसर अभी आपको बताऊंगी। और देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, अभी मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको क्या करना है, वीडियो यहीं पे रोक के कमेंट सेक्शन में देने हैं। एक तो साइड में चैट चलती है प्रीमियर वाली, आप वहां पे भी दे सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आपको जरूर देने हैं। तो इसके लिए आपको मिलता है 3 मिनट का ब्रेक, ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक है हमारा यहाँ पे अभी, ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक है, मिलता है आपको अभी, क्या लिख गया पता नहीं, ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक दे दिया है आपको यहाँ पे। और आपको इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। और जो पढ़ते पढ़ते जिसका इन्फॉर्मेशन फ्लो एक्स्ट्रा हो गया हो, कि जिसको लग रहा हो कि बहुत सारा पढ़ा दिया है, तो वो यहाँ पे 3 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं, आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपका मन करे 3-4 मिनट में आप वो करिएगा। और बाकी आंसर्स आप बाद में दे सकते हो। और जो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि भाई जिसको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बाकी तो अभी इतना कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, फिर भी थोड़ी बोरियत जिसको आ गई है, तो वीडियो वो यहाँ पे रोक के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 करके वो इसी वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। बट बाकी मैं अभी आपको इसमें पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। तो आपका अभी ये 2-3 मिनट का ब्रेक है, आंसर दीजिएगा और वीडियो आपको ऐसी चल जाएगी। तो चलिएगा, करते हैं, आपका ब्रेक हो गया कंप्लीट। अब वीडियो में देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या है जो मैंने पूछे। तो देखिए, ये क्या है, आपका क्वेश्चन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। तो आपके ये कौन है, ये आपको मैं अभी बता भी चुकी हूँ, एडम स्मिथ, ठीक है। कौन है ये, एडम स्मिथ।
और यहाँ पे इनका मैंने आपको इतनी हिंट जो दे के पूछा, उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। अब आपको ये याद रहना चाहिए और बिल्कुल नहीं भूलना है। और नेक्स्ट है हमारा कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो अभी मैंने आपको बताया, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किसने किया था बताइएगा आप। आपने, आशा करती हूं मैं कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। तो उनका नाम है रेगनर फ्रिस्क, ठीक है। क्या नाम है उनका? रेगनर, एक सेकेंड, उनका नाम है रेगनर फ्रिस्क। एक सेकेंड में लिख देती हूँ, रेगनर फ्रिस्क। मजा आ रहा है मेरे को भी अपने नए पेन से लिखने में, ठीक है। इंग्लिश में RAJNARFRISCH, ठीक है। तो इन्होंने ही पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके मुख्य लक्षण क्या हैं? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सरकार का कोई हाथ नहीं होता, बहुत ही कम नाम मात्र का हाथ होगा। यहाँ पे प्राइवेट लोगों का, बाजार का ज्यादा नियंत्रण होगा, ठीक है। तो आ गया होगा आपको ये समझ, और आपने आंसर्स दे दिए होंगे, और आपका ब्रेक भी कंप्लीट हो गया है, थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स हुआ हो। तो अब अपना थोड़ा सा और बचा है, ये देखिए बस इतना बचा है, ठीक है, ये इतना देख लेते हैं। तो चलिएगा, अब दोबारा से एनर्जी लीजिएगा और अपना जोश हाई करिएगा, और करते हैं वीडियो फिर आगे की शुरू। और इसमें देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये किसके आधार पे हैं? ये हमने दिए हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि इनमें किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये उसके आधार पे हैं। तो देखिए इनको बांटा जाता है सामान्यतः तौर पे प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इनके नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ठीक है, इंग्लिश में नाम है ये। और ये मैंने यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री ये इसलिए लिख दिए हैं, किसी को शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो आप ऐसे भी इनको छोटे बहुत ये यूज करके बना सकते हैं। तो अब ये इसमें प्राइमरी क्षेत्र हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए हमारा प्राइमरी क्षेत्र क्या है कि ये कच्चे माल पर निर्भर करता है, ठीक है, इसे रॉ मटेरियल क्षेत्र भी आप कह सकते हो। तो इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, इसमें आपका आता है कि जो हमारे कच्चे माल की निकासी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो आपके कच्चे माल की निकासी होती है वो आपकी इसी के अंदर आती है। एग्जाम्पल के लिए खनन, ठीक है, जो माइनिंग होती है वो हमारी किसके अंदर आती है बताइएगा, बोलिएगा मेरे साथ में, प्राइमरी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फिशिंग, जो मछली पकड़ना, मत्स्य पालन है, वो भी हमारा किसके अंदर आता है? वो हमारा प्राइमरी क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा खेती, ठीक है, खेती हमारी किसके अंदर आएगी? कृषि हमारी आती है प्राइमरी क्षेत्र के अंदर, और पशुपालन हमारा प्राइमरी, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंदर आएगा। तो आपको ये कैसे याद रखना है और कैसे ये चीजें रिलेट करनी है कि जो डायरेक्ट एकदम सीधे सीधे नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर निर्भर है, तो वो हमारे आ जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। आपने एक कच्चा क्षेत्र, ठीक है, कच्चे माल की निकासी से संबंधित है, तो ऐसे आपको चीजें रिलेट करनी है। नेक्स्ट है अपना द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, जिसे कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि इसमें तैयार माल मिलता है। आप बोल सकते हो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, जो कि आपके खिलौने बनाने से रिलेटेड हो गया, या आपका कोई उद्योग हो गया, कपड़े बनाना, ये सब, ठीक है। तो ये आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में, जो कि दूसरा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें आपके उद्योग हो गए, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है, घर बनना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब आपका आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और अब हमारा है तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र जो टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, सर्विस क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं, ये भी हमारे क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र, कौन से सेक्टर को बोला जाएगा? आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। तो आप यही जो स्क्रीन से ही क्या 7-8 कम से कम 10 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं। और अब ये देखते हैं सर्विस क्षेत्र में आता क्या है। तो सर्विस क्षेत्र में क्या आता है कि खुदरा, ठीक है, रिटेल मार्केट, पर्यटन, जो टूरिज्म है, आप एक देश से दूसरे देश जाते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य, ताजमहल घूमने चले गए, ठीक है, ये सब आपका पर्यटन है, ये सब आता है हमारा सर्विस से क्षेत्र में, ठीक है, कि क्योंकि वहां पे आपको सेवा जो मिलेगी इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। बैंकिंग, बैंक में आपको सेवा मिलती है, आपको अपना अकाउंट वगैरह से रिलेटेड कुछ भी काम कराना है, पैसे जमा करने निकालने हैं। मनोरंजन, ठीक है,
IT सर्विसेज, ये सब आपकी आती हैं टर्सरी क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। और एक आप कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में या कहीं कोई किसी वेबसाइट पे चौथा क्षेत्र भी होता है। वैसे तो देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तीसरे क्षेत्र में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो NCERT है और जो कई स्टैंडर्ड बुक हैं इनमें ये 3 क्षेत्र में ही यूज करे जाते हैं। ये तो चौथा क्षेत्र है, लोगों ने कर लिया क्लासिफिकेशन, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो नॉलेज, ठीक है, ये आपकी नॉलेज और एजुकेशन, शिक्षा और अनुसंधान और विकास, ये आपके चौथे क्षेत्र में आते हैं। और अगर आपके एग्जाम में ये आए, ठीक है, कि नॉलेज आपका कौन से क्षेत्र में आएगा, तो ये आपको पता है ये तीसरे क्षेत्र में आएगा, ठीक है। फिर क्योंकि जो चौथा तो मैंने आपको बताया, जो इसीलिए ये सारी चीजें दिख रही हैं तीसरे क्षेत्र में भी आती हैं। बट कुछ लोग हैं इसको मॉडर्न के हिसाब से, अब आज के हिसाब से भी अगर क्लासिफाई करते हैं तो वो इसे चौथे सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर में भी इसे रख देते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ, और कुछ हल्का सा बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब देखिए इसके बाद में क्या है, मैंने आपको ये बता दिया। तो देखिए मैंने अभी आपको ये बताया था ना कि हमें ये क्यों पढ़ना जरूरी है, इतिहास। देखिए आपको देखिए सामान्यतः तौर पे क्या है कि हर देश में पहले तो उनका ये क्षेत्र डेवलप हुआ, ये क्षेत्र विकसित हुआ, उसके बाद में फिर द्वितीय क्षेत्र विकसित हुआ, फिर उसके बाद में तृतीय क्षेत्र विकसित हुआ। ज्यादातर पूरी दुनिया में देशों की कहानी यही है, ज्यादातर मैंने बोला है। बट भारत के केस में क्या हो गया कि हमने ये जो दूसरा क्षेत्र का डेवलपमेंट है ये मिस कर दिया और हम डायरेक्ट पहले से तीसरे क्षेत्र पे पहुंच गए। तो अभी आप देखोगे कि हमारी जो जीडीपी में जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हमारा सर्विस सेक्टर का है, इस वाले क्षेत्र से। तो इसीलिए अब आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या है कि हमारा ये वाला क्षेत्र बढ़े, मेड इन इंडिया, ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, हम दूसरे जो चाइना से जो हम माल मंगाते हैं सस्ता माल, ठीक है, उस पर हमारी डिपेंडेंस, उस पर निर्भरता कम हो और हम अपना ये वाला क्षेत्र डेवलप कर सकें। तो इस वाले लिए ये बात करी जाती है। और आपको पता चल गया होगा कि हमें पुराना क्यों पढ़ना जरूरी है, तभी तो हमें अपना आज की प्रेजेंट की चीजें पता चलेंगी। तो अब आपने देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये निपटा के। और नेक्स्ट आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि ब्लू कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। और ये मतलब ये कॉलर जॉब्स, इनका इतिहास क्या है, ये आ कैसे गई अब, ठीक है, ये कैसे उठ के आ गई, ये क्या है। तो देखिए आपको मैं बताऊं, ये ब्लू कॉलर जॉब्स है, ये टर्म जो प्रचलित हुआ था, ये शब्द जो प्रचलित हुआ है ब्लू कॉलर जॉब्स, ये हमारा 1920 1920s। तो देखिए मैंने ये 1920 पे ये ऐसे ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पे जो एस लगाया है, इसका मतलब है कि ये मैं पूरे 1920 से 1930 का जो दशक बैठता है, एक डिकेड बैठता है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ना कि मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये 1920, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 1920s, मतलब कि पूरे दशक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये उस वाले दशक में ये शब्द प्रचलित हुआ था, ब्लू कॉलर जॉब्स। इसमें क्या था कि जो लोग, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री में, ठीक है, तेल के इंडस्ट्री में, जो तेल के उद्योग है उनमें काम करते थे, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब कि ऐसे क्षेत्रों में मेहनत मजदूरी वाले काम करते थे जहां पे कि कपड़े गंदे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करते थे, वो ब्लू कपड़े पहन के जाते थे, ठीक है, नीले कलर के कपड़े पहन के जाते थे ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो। तो वहीं से ये शब्द प्रचलन में है, ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है। कि इन ब्लू कॉलर जॉब्स में, ठीक है, आप कहोगे इन ब्लू कॉलर जॉब्स, तो इनमें भी अच्छे खासे अब उसके बाद में 1950 1950s में क्या होता है कि एक व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है, ये शब्द प्रचलन में आ जाता है। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि जो लोग, ठीक है, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कि बैंक का काम हो गया, ऑफिस में एसी में बैठ के काम करते थे, मतलब कि जिनके कपड़े गंदे होने का कोई चांस नहीं है, तो वो व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाते थे। तो वहां से ये वाला टर्म हमारा जो यूज में आ गया, प्रचलन में आ गया, ये शब्द वहां से आ जाता है। अब नेक्स्ट है
ब्लैक कॉलर जॉब्स, ठीक है। अब देखिए आप ये कहोगे कि ये हिंदी शब्द लिखूं, तो देखिए ब्लैक कॉलर ये सब हिंदी में ही भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। और भी आपका सफेद कॉलर की जॉब, ये भी आपको समझ ही लोगे। तो ब्लैक कॉलर जॉब्स, ठीक है, ये क्या है कि ये जो अब ये इनके बाद के आए हुए शब्द हैं, ठीक है, इनके बाद के आए हुए शब्द हैं। तो ब्लैक कॉलर जॉब्स हैं जो माइनिंग और ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि खनन या तेल उद्योग में काम करते हैं। तो ये हमारी हो जाती है ब्लैक कॉलर जॉब्स, ठीक है। तो आप, और ये ब्लैक कॉलर जॉब्स एक के लिए और यूज करा जाता है कि जो और एक नेक्स्ट आता है हमारा गोल्ड, ठीक है, जो गोल्ड कॉलर्ड जॉब है हमारी। तो ये हमारी बात करती है कि जो उच्च कुशल जानकार लोग हैं, हाईली स्किल्ड नॉलेजेबल जॉब्स हैं, जो कि डॉक्टर, वकील और वैज्ञानिक, ठीक है। इनके लिए आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है। डॉक्टर को मतलब कितना पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अगर किसी डॉक्टर को ऑपरेशन करना हो किसी चीज का, 10-10, 20-20, 30-30 सालों की पढ़ाइयाँ होती हैं डॉक्टर्स की, तो इतनी स्किल्ड, तो इसीलिए इनके पैसे भी फिर ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको गोल्ड जॉब कह दिया आपने, गोल्ड कॉलर्ड जॉब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रे जॉब, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो लोग सेवानिवृत्त के परे भी कार्य करते हैं, ठीक है, एज ऑफ रिटायरमेंट। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर और मास्टर दोनों कभी बूढ़े नहीं होते, ठीक है। मास्टर का मन करे वो जब तक पढ़ा सकता है, कितने भी उम्र तक पढ़ा सकता है मास्टर, ठीक है। मेरा मन करेगा मैं जब तक जीऊं तब तक पढ़ा सकती हूँ, कितनी भी बुढ़ी हो जाऊं, जब तक जिंदगी है, 60, 70, 65, 55, जो भी, कितने भी तक इंसान, 80, कितना भी इंसान पढ़ा सकता है। तो मतलब कि सेवानिवृत्त है ही नहीं उस इंसान की, ठीक है। और हेल्थ केयर वर्कर्स भी ऐसे ही हैं। तो इसमें और IT प्रोफेशनल्स भी आप देख सकते हो। तो आ गया होगा आपको कुछ समझ। और नेक्स्ट है आपका ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कॉलर्ड जॉब। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे जो ऊर्जा बनती है, जो बिजली बनती है, वो कोयले वगैरह से बनती है, उससे होता है प्रदूषण। तो ठीक है, उसके जो ऑल्टरनेट सोर्स, जो वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्स खोजने की कोशिश करी जा रही है कि जिनसे कम प्रदूषण हो, और जो उन जॉब्स में काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, सूर्य जो ऊर्जा है उसमें जो काम करते हैं लोग, उनको कहा जाएगा ग्रीन कॉलर्ड जॉब, ठीक है, जो कि ऐसी जॉब्स हैं। और आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो तो आप बताइएगा कि ऐसे और कौन से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि आप ग्रीन कॉलर जॉब कह सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आती है हमारी ओपन कॉलर जॉब, ठीक है। ये क्या है कि वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि घर से कार्य करना। तो इस टाइम पे तो भाई कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ओपन कॉलर जॉब हो जाती है वर्क फ्रॉम होम। अब नेक्स्ट है हमारा पिंक कॉलर जॉब्स, ठीक है। ये लेटेस्ट प्रचलन में है। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, तो देखिए नाम से ही आपको पता चल गया होगा, पिंक। हम तो क्या करते हैं, पिंक कलर लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में एसोसिएट कर देते हैं, उनसे जोड़ देते हैं कि मतलब ये पिंक कलर है तो महिलाओं से रिलेटेड है। तो अब आप देखो ब्यूटी इंडस्ट्रीज, ठीक है, टीचिंग, पढ़ाना, चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान रखना, टीचिंग में यहाँ पे बात कर रही हूँ, स्कूल में, नर्सरी वगैरह में, और 12th तक आप कह सकते हो, 10th तक कह सकते हो। बेसिकली आप नर्सरी स्कूल में जो प्राइमरी आपकी जो टीचिंग है, वहां पे आप देखोगे कि वहां पे लेडी टीचर जो मैडम है, मैम है, वो ही ज्यादा होती है। और किसी को सेक्रेटरी रखना हो, ठीक है, वो रिसेप्शनिस्ट रखना हो, रिसेप्शन पे किसी को बिठाना हो, तो वो भी, ठीक है। ये सब क्या आ जाते हैं कार्य हमारे पिंक कॉलर्ड जॉब में। और ये कार्य क्या होते हैं, एक तो इनकी कम कीमत वाले होते हैं, ठीक है, इनको ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, ठीक है। चाइल्ड केयर वालों को कितनी क्रैच जो खोल के रखते हैं उनको कितनी ज्यादा तनख्वाह मिल जाती होगी, बहुत कम मिलती है। सेक्रेटेरिएट वर्क में, ठीक है, इनको भी कम तनख्वाह ज्यादा नहीं मिलती है। और नेक्स्ट आपने एक शब्द सुना होगा, ये दोनों चीजें आपको अभी यहीं पे समझ आएंगी अच्छे से। आपने नेक्स्ट शब्द सुना होगा पिंक कॉलराइजेशन, ठीक है, गुलाबी कॉलरिंग। इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसी जॉब्स बना दी कि यहाँ पे महिलाएं जाएंगी, ठीक है। और मतलब कि महिलाओं, आप यहीं पे जाइएगा, आप इसके बाहर में मत सोचिएगा। एग्जाम्पल हो गया एयर होस्टेस, नर्सिंग, ठीक है, टीचिंग, रिसेप्शन वाली जॉब हो गई। तो आप देखोगे कि ठीक है, ये पिंक कॉलराइजेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है। तो देखिए इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो यहाँ पे महिलाएं हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड में, मैं विश्व की बात कर रही हूँ, तो महिलाओं को नौकरी में आना कैसे शुरू हुआ। तो देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका में, आप कह सकते हो वेस्ट में, ठीक है, तो वहां पे क्या था कि पुरुष थे जो वो युद्ध लड़ने गए थे, तो उनके पीछे जो चिकित्सा से संबंधित कार्य है और जो कोई भी ट्रेड से, व्यापार से संबंधित छोटे मोटे कार्य थे, वो महिलाएं संभालने लग गई थी। मतलब कि महिलाओं ने
पुरुषों के पीछे उनकी कमी पूरी करी और वो कार्य उन्होंने संभालने शुरू कर दिए। फिर जब वो पुरुष जब लड़ाई से लड़के लौट के आए वर्ल्ड वॉर 2 से, तो उन्होंने फिर क्या करा कि महिलाओं ने बोल दिया अब तो हमें अपनी जगह मिल गई और हम मतलब हक छीना है, एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि हक छीनना पड़ता है, तो उन्हें अपना नौकरी करने में हक मिल गया। तो अब क्या है कि ये हमारे पिंक कॉलराइजेशन का मतलब है कि आप नर्स में देखोगे तो पूरी दुनिया में अगर 10 नर्स हैं, 10 में से 9 नर्स होती हैं वो महिलाएं होती हैं। और ये देखिए ये इकोनॉमी के लिए कैसे हानिकारक है पिंक कॉलराइजेशन। इसमें क्या होता है कि कोई लड़की पढ़ ली, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, अब तू पढ़ ली तो भैया मास्टरी का देख ले, बीएड कर ले, टीचिंग का कर ले। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसे बेकार नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को टीचर को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे टीचर की जरूरत होती है। बट ये क्यों कि वो लड़की क्या हो सकता है कि वो लड़की वो भी तो चाह सकती है कि वो इंजीनियर बन जाए या वो साइंटिस्ट बन जाए, और लड़के को ये प्रेशर डाल दिया जाए कि भैया आप तो इंजीनियर बनो। अब लड़का तो चाहता है कि लड़के का मन है कि वो बच्चों को पढ़ाए, ठीक है, तो इस और लड़के का मन है कि वो नर्सिंग में काम करे। बट नहीं, लोगों ने एक तरह का ये कहेंगे कि भाई क्या नर्स है क्या, लड़कियों वाला काम कर रहा है क्या, ठीक है, आप ये तरह से समझ सकते हो। तो मतलब कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, ये वाले जो सेक्टर्स हैं, इनमें कि जेंडर के आधार पे लोगों को काम मिल रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो अब आपको आ गया होगा समझ। और ये इंडेक्स है, एक सूचकांक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसे निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें कि ये कैसे कैसे हमारे जो दुनिया में देश हैं उनमें क्या क्या जेंडर में गैप है, तो ये बात करता है। देखिए ऐसे ही मैं बीच बीच में आपको एक एक करंट का भी क्वेश्चन डालती रहूंगी, और जिससे कि आप करंट को एक साथ में भी आपको रटने में चीजें याद ना रहे, और जहां पे आपका उससे रिलेवेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड टॉपिक है, और वहां पे आप वो पढ़ लें। तो भारत की रैंक इसमें 4 अंक नीचे फिसली है, ठीक है, ये रैंक है हमारी 112। ये आया था दिसंबर 2019 में, जो अभी लेटेस्ट मेरे पास जो डाटा है ये दिसंबर 2019 का है, ठीक है। तो आप इसका और भी कोई लेटेस्ट डाटा देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें भारत की रैंक है 112। और नेक्स्ट है हमारा और हम अपना अभी हमने इकोनॉमी के जैसे टाइप देखे, ठीक है, एक बार चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो नेचर ऑफ एक्टिविटी की, लोग उसमें किस टाइप से काम करते हैं उसके आधार पर देख लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने ये देख लिया कि लोगों के मतलब कपड़ों के आधार पर कैसे कपड़ों के कलर के आधार पर जॉब्स आई, तो यहाँ तक ये देख लिया, ठीक है। तो और इसके बाद में फिर हमने ये कुछ और जॉब्स देख ली कि उनके काम के आधार पर उनके कैसे कलर्ड उनके जॉब के कर दिए गए। फिर आप ये देख लेते हैं कि लोग मतलब इसमें है कि किस आधार पर लोग कार्यरत हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, मतलब कि या तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा या वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हम बोलेंगे असंगठित क्षेत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, असंगठित क्षेत्र, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को संगठित क्षेत्र। अब ये है क्या, इनका अंतर क्या है और ये चीज क्या है। तो देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है कि ये सरकार में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फेरी वाला हो गया, जूता बनाने वाला हो गया, भट्टे की जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं, ऑटो रिक्शा, ये सब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप कितने भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। और दूसरे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सरकार में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें कि लेबर लॉज, श्रम से रिलेटेड जो भी कानून आएगा वो इनको मानना पड़ेगा, जो सरकार के कानून आएंगे वो यहाँ पे लागू होते हैं, तो आप इनको कहोगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और मैं आपको एक हल्का सा बेसिक आइडिया दूं, जो हमारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो 7 से 8%, ठीक है, 7 से 8% हमारे यहाँ पे काम करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और बाकी कितने बचते हैं, फिर हमारे बचते हैं 92 से 93%, ठीक है। जो बाकी 92 से 93 हमारे बचते हैं वो हमारे बात करते हैं, काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, 92 से 93%। तो ये देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बेसिक आइडिया है। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि भारत में लगभग 30% से अधिक लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब ये सही है कि नहीं, भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल, क्योंकि हमने तो देखा कि ये तो 7 से 8% लोग ही हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, अब क्वेश्चन है आपके लिए। अब ये क्वेश्चन देने से पहले आपको एक और, हाँ, ये मैंने जो यहाँ पे शब्द लिखा है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे 2 अर्थव्यवस्था बताती हूँ, एक तो बंद अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी, और नेक्स्ट होती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है, जिसे कहा जाएगा खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे आयात पे और निर्यात पे, इंपोर्ट पे एंड एक्सपोर्ट पे, ठीक है, इस पे क्या होती है, रोक लगाई होती है। खुला मतलब फ्रीली, एकदम से खुले तौर पे नहीं कर सकते हैं। और
ओपन इकोनॉमी हो जाती है, खुली अर्थव्यवस्था इसकी उल्टी। अब खुली अर्थव्यवस्था में आपके यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे अमेरिका, अब इंडिया भी इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था में आप एग्जाम्पल ले सकते हो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सीधा ही आपके दिमाग में आना चाहिए किम जोंग, ठीक है। और किम जोंग कितना क्या है आपको उसका पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, कैसे वहां पे जनता कैसे रहती है। तो आप याद रख लोगे कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। और देखिए एक्सपोर्ट का मतलब है कि एक्सपोर्ट, एग्जिट मतलब एग्जिट मतलब किसी चीज को बाहर भेजना। तो अपने देश से जो बाहर भेजेंगे हम उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट, और अपने देश में जो अंदर चीजें बुलाएंगे उसे बोलेंगे इम्पोर्ट। तो आई होप आपको लेक्चर कुछ पसंद आया होगा और कुछ थोड़ा आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सुझाव है तो वो बता सकते हैं। अगर पसंद नहीं आता है तो फिर आपके पास में पता ही है आपको कि उसके पास में एक डिसलाइक का ऑप्शन भी है, आप वो भी कर सकते हैं। बट आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने वीडियो डिसलाइक क्यों करी है, आपको पसंद क्यों नहीं आ रही है। और देखिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी वीडियो आपकी 10 दिन में, ठीक है, हफ्ते या 10 दिन में एक वीडियो आपके लिए इकोनॉमी की ऐसे लेती आऊं। क्योंकि देखिए एक तो ये है कि इकोनॉमी के इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अभी नहीं आते हैं जितने की पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी ये वगैरह आपके लिए इतना उपयोगी है। तो इसीलिए जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको पहले वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी पे भी ध्यान देना चाहिए, बट पहले आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कर लो, फिर आपके वो जब हो जाते हैं तो तब आप इकोनॉमी कर लो। तो इसीलिए मेरी प्लानिंग ये है कि आपके लिए हफ्ते 10 दिन, ठीक है, और 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए उस हिसाब से आपकी इकोनॉमी की वीडियो आती रहेगी। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।